हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हिस्ट्री का ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप हम कौन कौन से लेक्चर कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था जिसमें था प्राचीन भारत का इतिहास। देन इसके बाद हमने कवर किया भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ। ठीक है, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा रिसेंट में भी टॉपिक आया था परसों, वो था सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। प्रॉपर बहुत अच्छी डिटेल वीडियो थी, तो आप जरूर देखिएगा। प्रेजेंटेशन के साथ काफ़ी अच्छी वीडियो कराई गई है। आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो 2 भागों में डिवाइड थी, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। तो इसको हम कवर करेंगे। तो जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमारा कवर होगा वैदिक सभ्यता का, वो होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वह आएगी उत्तर वैदिक काल के बारे में। देन हमारा ये पोर्शन रहेगा। ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम 60-70 लेक्चर कवर होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज ऋग्वैदिक काल, जो कि वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका काल था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व तक हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। जो इसका मेन कारण बताया जा रहा है वो बाढ़ बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। इसके बाद जो सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना गया। जो उसके बाद सभ्यता आई, ठीक है, वैदिक सभ्यता। बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ आप देख सकते हैं, करेंगे चित्रों के साथ जो चीज़ें करी जाती हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो देखिए, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। आपको आगे ऐसी प्रेजेंटेशन मिलेगी नेक्स्ट जो आप देखते जाइए। ठीक है, बस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करिए। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता, तो इसका काल का था ऋग्वैदिक काल, तो था 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व। फिर वैदिक सभ्यता पार्ट 2 उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो इसका काल था। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज को माना जाता है, क्योंकि आर्य भारत में आए थे, तब वैदिक सभ्यता भारत में आई थी। ठीक है, और इसमें इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है वो वेद ग्रंथों से मिलती है। वेद ग्रंथों से जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा गया है। क्यों से वैदिक सभ्यता को? क्योंकि जब आर्य भारत में आए तो इस सभ्यता का निर्माण हुआ, इसका एक युग चला वैदिक सभ्यता। तो आगे हम करेंगे आर्यों के बारे में, इनका कैसा रहन सहन था, सामाजिक व्यवसायिक सब कुछ कवर करेंगे, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता का किया था। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो वेद से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि सारी जानकारी वेदों से ही मिलती है। आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ है वो कुलीन तथा श्रेष्ठ, यानी किसी चीज़ में कुलीन तथा बेस्ट होना, श्रेष्ठ होना, इसका मतलब है आर्यों का मतलब यही होता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आर्यों का उदय ऋग्वैदिक काल में था, आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब मेन शहर थे। सब बहुत अच्छे से कराई गई है, बस आप देखते जाना, और ये भी अच्छे से ही कराई जाएगी। आगे आर्यों के आगमन के स्रोत, तो आर्य कहाँ से भारत में आए थे? इसके विभिन्न जो जानकार हैं या इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने विशेषक पेश किए हैं कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। सभी का अपना अपना एक अनुमान है, तो जो बेस्ट है या जो चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आर्यों के आगमन का जो स्रोत माना गया है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है कि वो कहाँ से आए थे। ठीक है, गलती से जो मिसप्रिंट हुआ है वो सामवेद बुक का हो गया, इसको चलो आप छोड़िए, इससे कुछ नहीं होता। तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, ये याद रखेंगे। 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। भारत में आर्य ईरान से होते हुए आए थे। ठीक है, ईरान से होते हुए भारत में आए थे। मूल स्थान भी कवर करेंगे, कहाँ कहाँ इनका मूल स्थान था। आरंभिक आर्यों का निवास भारत, पंजाब, हरियाणा के अलावा पूर्वी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में था। जब वो आए भारत में निवास करने के लिए, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में था। सेम वही सभ्यता जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी वहीं पे आर्य सभ्यता भी आई, सेम उसी जगह पे 1500 ईसा पूर्व के बाद। आगे आर्यों का जो मूल स्थान है वो अल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया यानी एशिया और यूरेशिया का भाग। तो आर्य अल्पस पर्वत से आए थे। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आगे देखिए, ये पूरा मैप है,
कैसे कैसे कहाँ पे हैं। तो अल्पस पर्वत यहाँ पे है, अल्पस पर्वत ये देख सकते हैं, अल्पस पर्वत। तो ये यूरोप का पूरा पार्ट है। यहाँ पे आर्य यहाँ से करते करते यहाँ से कहाँ पे आए थे, इंडिया आए थे। ये देखिए अल्पस पर्वत से यहाँ पे आए थे, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को कवर किया गया है। ठीक है, तो ये यूरोप के पार्ट से आए थे यहाँ पे अल्पस पर्वत। मैप में भी आप देख सकते हैं। अब आगे अरब सागर आ गया, अफ्रीका आ गया, ये यूरोप का पार्ट है। तो यहाँ से वो आए थे। नेक्स्ट आगे, स्वामीनाथन दयाल सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इनके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है, तो सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें आर्यों का जो मूल स्थान है वो तिब्बत बताया जा रहा है। तो विभिन्न इतिहासकार जानकार उन्होंने अपने अपने बताए हैं। तो जो तिब्बत है भारत के पास में ही, तो ये स्थान बताया जा रहा है। ये है दयानंद सरस्वती इनकी बुक के द्वारा कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो तिब्बत था। ठीक है, अल्पस पर्वत से भी बताया जा रहा है। चलो वो अपनी अपनी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ की हैं, जो लेकिन एग्जाम में जो पूछी जा सकती हैं उस चीज़ को हम कवर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे, भौगोलिक विस्तार। प्राचीन आर्य के लोग सप्त सिंधु नाम क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, जो प्राचीन आर्य थे वो इस नाम से रहते थे। तो इसका ये नाम कैसे पड़ा, देखिए, जिसका अर्थ था 7 नदियों का देश। सप्त सिंधु 7 नदियों का देश, जिसमें इनकी जो प्रमुख नदी थी वो थी सिंधु नदी, लेकिन जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो सरस्वती नदी मानी जाती थी। ये आप याद रखेंगे, 2 चीज़ें, पवित्र नदी सरस्वती नदी, प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। इस क्षेत्र का जो मुख्य भाग था वो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम से लेकर यमुना नदी के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, इसका भाग जैसे मैंने आपको कवर ही करवाया कहाँ कहाँ से आए थे कैसे कैसे, तो यहाँ से इतना फैला हुआ था। सैथव प्रदेश यानी सप्त सिंधु 7 नदियों का देश था। तो कैसे कैसे था, सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती, तो ये नदियाँ थी। ठीक है, उस टाइम जिनका भौगोलिक विस्तार ऐसे था। 7 नदियाँ पूछी जा सकती हैं जो कि आर्य समाज का पार्ट थी। जैसे कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, देखिए इसमें ऐसा होगा, 7 नदियों का देश, यानी सप्त सिंधु में आपको 3 नदियाँ इसके दे देंगी, एक और कोई दे देंगे। जब मान लो नर्मदा नदी दे दी तो बाद में कहेंगे कौन से इसका पार्ट नहीं है। तो एग्ज़ाम में घुमा के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कवर करते जाइए, कुछ ज़्यादा है नहीं, कहानी की तरह ही पढ़ेंगे। आगे, जनजातीय संघर्ष। तो जब भारत में आए तो जो आर्यों का सामना हुआ दास नामक स्थानीय लोगों के साथ हुआ। ठीक है, उनके साथ एक संघर्ष हुआ। ठीक है, 2 युगों के बीच में, एक आर्य थे दूसरी तरफ दास थे, तो उनके बीच एक संघर्ष हुआ। पिक्चर के साथ कवर करोगे तो अच्छी से रहेगी। ठीक है, अब आगे, भरत, कीव तथा त्रिशु आर्य शासक के वंश थे। भारत कुल के नाम से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये इनके कुल थे, जैसे छोटे छोटे कबीले थे, उनमें कौन कौन से थे, भरत, कीव तथा त्रिशु, ये महत्वपूर्ण कबीले हैं आर्य समाज के, वो अब याद रखेंगे। इस कबीले का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये मिसप्रिंट है, इसको चलो आप भूलिए। तो ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले भरत कबीले का वंश, भरत कबीले का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसी के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, भरत कबीले से ही नाम पड़ा था भारत। उससे पहले आर्यवर्त था। आर्यवर्त से पहले भारत का कोई नाम नहीं था। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कवर करवाया है। आगे, आर्थिक जीवन शैली। आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, सब चीज़ें ऋग्वेद से, क्योंकि इसलिए इसे वैदिक काल सभ्यता कहा गया है। सभी जानकारी वेदों से ही प्राप्त होती है। आर्यों के जीवन में रथों तथा घोड़ों का अधिक महत्व था। ठीक है, रथ तथा घोड़ों का, घुड़सवारी, रथ, ये सब चीज़ों का इनमें अधिक महत्व था। उन्हें कृषि का भी ज्ञान था, परंतु कपास की खेती का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट है, कपास की कोई खेती का उल्लेख नहीं मिलता किसमें, आर्य समाज में। आगे, गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता था। आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में गाय का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में गाय तथा शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो आर्य सभ्यता है इसमें गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता था। तो यानी इनके समय में गाय थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखते जाइए। कंपैरिजन आपको कराता जा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि वो वीडियो आप कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आप ये कवर करेंगे, बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें दोनों का अंतर बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे, आर्थिक जीवन शैली में और कौन कौन सी चीज़ें थी। ऋग्वेद में भेड़ बकरियों तक का अनेक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर्य लोग बत्तख, गिद्ध, हाथी तथा बाघ से भी परिचित थे। ऋग्वेदिक काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं थी, यानी ऋग्वेदिक काल में कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ पे आप अधिकार कर लिए वो आपकी निजी संपत्ति है। जबकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ पे ऐसे चीज़ें थी। तो मतलब इसमें ऐसा था कि लोग कहीं भी बस जाते थे, अब ज़मीन थी तो उस कंबाइंड ज़मीन को पशुओं को चराने के लिए यूज़ कर लिया, या रहने के लिए ऐसे ही अधिकार कर लिया। यानी कोई लिखा पढ़ी का कोई सिस्टम नहीं था।
यानी निजी, मतलब भूमि ऐसी थी जिसको हम एक संपत्ति नहीं कह सकते थे कि अगर हम यहाँ पे रहें तो हमारी प्रॉपर्टी है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई कहाँ पे जाके बस जाए, रह ले, या जानवर चला रहे, कुछ भी ऐसा सिस्टम था। ठीक है, आगे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचय नहीं थे, वो कांसे से परिचित थे, कांसे तथा तांबे से। आर्य लोग लोहे से परिचित हुए थे। ठीक है, इनके द्वारा खोजी गई धातु ही लोहा थी, जिसे सायम अयस्क कहा गया है, सायम अयस्क कहा गया है। राजस्थान खेतड़ी, राजस्थान खेतड़ी में तांबा मिलता है। ठीक है, तांबे के लक्षण पाए गए हैं राजस्थान खेतड़ी में। नेक्स्ट, अब आगे कुछ आर्थिक जीवन शैली में ऋग्वैदिक काल में बड़े रथकार, कुम्हार, बुननकार, चमत्कार आदि भी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें थी, इतने लोग थे। आगे ऋग्वैदिक काल में उपयोग किए गए सिक्कों को निष्ठ कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, निष्ठ कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में जो सिक्के प्रयोग किए गए थे। ये हमारा था जीव विज्ञान एक परिचय। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी वो जीव विज्ञान एक परिचय। एक वीडियो हमारी आ गई भूगोल की, उसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ करवाई गई है। बहुत आसान तरीके से डायग्राम के साथ हम कुछ चीज़ों को कवर करवा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर शुरू से चीज़ों को देखेंगे बेसिक से, तो आगे जो लेक्चर आते रहेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। जैसे हड़प्पा सभ्यता का मैंने आपको बताया, तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट, अब आगे राजनीतिक संगठन देखिए। राजनीतिक संगठन कैसा था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। सबसे ऊपर राजा होता था जिसे जनपति कहते थे, इसकी इकाई जन थी जिसे विश्व का समूह कहा जाता था। सेकंड नंबर पे आते थे विश्वपति, वंश, इसे ग्राम का समूह कहा जाता था। इसे विश्व का समूह, उसके बाद उसी विश्व के लिए ग्राम का समूह जिसे विश्वपति कहते थे। उसके बाद जब ग्राम आया तो ग्राम के समूह यानी ग्रामीण हो गए, तो ग्राम में ग्राम आते थे जिसे परिवार का समूह कहा जाता था। अब परिवार के समूह आए तो उसे कुल्प कहते थे, कुल्प जिसे परिवार, यानी एक ही रथ के लोगों का समूह, एक ही ब्लड रिलेशन के लोगों का समूह जिसे परिवार। तो ये थी राजनीतिक संगठन। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे ऊपर राजा, सबसे छोटी फैमिली, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक संगठन। आगे नेक्स्ट, अब आगे कृषि योग भूमि के प्रधान, कृषि योग भूमि के प्रधान को वर्षपति कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद परिवारों के प्रधान को कुल कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ये तीन आप याद रखिए पहले तो, तीन चीज़ें। ठीक है, कृषि योग्य भूमि के प्रधान को वर्षपति, परिवार के प्रधान को कुल, तथा ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। समाज कबीले के रूप में था जिसे जन कहा जाता था। राजा का चुनाव करने की वजह से अर्थवेद में सभा उस समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो सभा होती थी उसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में ये संस्था लुप्त हो गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये संस्था लुप्त हो गई थी, जिसमें राजा का चुनाव हो या सभाएं हो, ये सब चीज़ें लुप्त हो गई थी। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, तीन चीज़ों को जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, किसे क्या कहा जाता था। नेक्स्ट, अब आगे पुरोहित। पुरोहित कौन थे, ये पूछा गया एग्जाम में। पुरोहित वह प्रधान या पुजारी होता था जो कि राजा या किसी यजमान का मुख्य पुजारी के रूप में यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड आदि करता था। ये राजा का मेन पर्सन होता था, पुजारी होता था। राजा के यहाँ पुरोहित को राजपुरोहित कहा जाता था, क्योंकि राजा का पुरोहित होता था, काफ़ी इनका इज्जत मान सम्मान होता था। ठीक है, वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था। राजा के बाद पुरोहित को ही महत्व दिया जाता था, क्योंकि एक पुजारी होते थे, उनका एक धार्मिक रिलेशन होता था, जिस धर्म को वो मानते थे, और वे मंत्रियों से गिने जाते थे, वो मंत्रियों में गिने जाते थे जो पुरोहित होते थे। प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुरोहित ही था, वही राजा को हर चीज़ की गाइडेंस भी दिया करता था। मंत्रियों के बाद वैदिक काल में दो पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है, जिसमें वशिष्ठ तथा विश्वामित्र। विश्वामित्र काफ़ी फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने गायत्री मंत्र की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में संस्था, ये शायद हमारा द्वारा मिसप्रिंट हो गया जो पीछे हम किए हैं, तो ये विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को लिखा था। तो पुरोहित कौन थे, आप इस चीज़ को देख चुके हैं। ये पुजारी होते थे जिनका एक धार्मिक रिलेशन होता था, और ये राजा के काफ़ी करीबी होते थे। नेक्स्ट, अब आगे पुरोहितों के पश्चात सेना का प्रमुख पद था। ठीक है, मंत्री थे, फिर सेना थी, यानी वो भी अपने हिसाब से जब उनका युग था तो काफ़ी विकसित थी, जो भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि जैसे शस्त्र चलाना जानते थे। राजा सेना का निर्माण नहीं करता था। उस समय जो राजा थे वो सेना का कोई निर्माण नहीं करते थे कि हाँ उनके पास काफ़ी बड़ी सेना है। जब युद्ध का समय होता था, जो सभी कबीले की सेना थी वो साथ में इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल हम करें फर्स्ट पार्ट वैदिक काल का। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उत्तर वैदिक काल। आगे युद्ध में धनुष बाणों का प्रयोग किया जाता था।
आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो आती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आगे नेक्स्ट, आगे कबीले और परिवार। तो उनका परिवार कैसा था? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही थी। तो हड़प्पा सभ्यता में भी चीज़ बताई गई है, सबसे छोटी इकाई परिवार ही थी। परिवार मिलकर ग्राम और ग्राम मिलकर कबीले का निर्माण करते थे, जिसे जन कहा जाता था। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा बनता है, ठीक है। तो व्यक्ति की पहचान अपने कुल से ही होती थी कि वो किस कुल का है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। जन, जिसे कबीले का निर्माण करते थे, उसे जन कहा जाता था। तो इसका प्रयोग 275 बार हुआ है। पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या चीज़ें कौन सी चीज़ें क्या एग्जामिनर पूछ ले। आगे, परिवार संयुक्त होता था, कंबाइन फैमिली होती थी। परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। कई पीढ़ियों तक एक ही छत के नीचे रहते थे, यानी कंबाइन फैमिली थी। तो एक ही छत के नीचे वो काफ़ी पीढ़ियों तक रहते थे। संयुक्त परिवार यानी कंबाइन फैमिली, जिसमें दो भाइयों की फैमिली इकट्ठे हो गई, ठीक है। जैसे हो गए चाचा, हो गए बड़े पापा, मतलब ऐसी कंबाइन फैमिली थी। दादा दादी, मतलब बड़ी फैमिली हुआ करती थी। विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है, ठीक है, लेकिन बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है, ये याद रखेंगे। किसमें? ऋग्वेदिक काल में जो विधवा विवाह है उसका उल्लेख मिला है, लेकिन बाल विवाह का कोई भी उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय थी, फिर वैश्य थे तथा शूद्र थे। तो कैसे कैसे कहा जाता है? जो ब्राह्मण व मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य झांग से तथा शूद्र पैर से पैदा हुए हैं, इन चीज़ों को मतलब कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्य वर्ण तथा दास वर्ण का भी उल्लेख है। दो और वर्ण थे, ठीक है, चार तो मेन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आगे जो दो इंपॉर्टेंट है, एक आर्य है तथा दास वर्ण। दास वर्ण जैसे मैंने आपको बताया, जब आर्य भारत में आए तो उसे उनका दास के साथ ही एक युद्ध हुआ, यानी एक सामना हुआ। जाति तथा समाज का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। कौन से कर्म करते हैं, यानी जो सा काम करता था उसे उस जात के हिसाब से बांट दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी। ब्राह्मण तो उन्हें थिंकर माना जाता है कि अच्छी सोच वाले। उसके बाद क्षत्रिय थे, लीडर, नेता हुआ करते थे। वैश्य थे, वो प्रॉफिट माइंडेड मानते थे कि हाँ, किसी चीज़ को व्यापार या हर चीज़ में प्रॉफिट माइंडेड थे। शूद्र थे, वो छोटे में आते थे, लेबर थे वो, ठीक है, वर्कर, कर्मचारी, वो उसमें आते थे। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दास तथा आर्य वर्ण भी थे उस टाइम। चार ये मेन थे। कहाँ कहाँ से इनका जन्म हुआ, ये चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब आगे ऋग्वेदिक देवता। तो ऋग्वेदिक काल में कई देवी देवताओं का भी उल्लेख है। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, ऋग्वेदिक देवता। तो कई देवी देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। पहला देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र ही है, जिसे पुरंदर कहा गया है, और इन्हें किले तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इन्हें बारिश कराने वाला देवता कहा जाता है। वो प्रेजेंट में भी अभी भी यही कहा जाता है, इंद्र देवता को बारिश कराने वाला देवता कहा जाता है, ठीक है, इंद्र देवता। आगे अग्नि देव, जिसके लिए 200 श्लोक समर्पित हैं। तो ये दूसरे सबसे बड़ा देवता थे, अग्निदेव। नेक्स्ट, अब आगे थे तीसरा वरुण देवता। वरुण देवता पर प्रकृति को संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वरुण देवता पे, ठीक है। ये थे वरुण देवता, तो प्रकृति को सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी वरुण देवता पे थी। सोम देवता पौधों का देवता माना जाता था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से सोमरस पड़ा, ठीक है, सोमरस इन्हीं के नाम से पड़ा है। तो इन्हें किसे देवता माना जाता था? पौधों का देवता माना जाता था। भरूथ, इन्हें आंधी का देवता माना जाता था। आगे ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता थे, जिसमें उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देव हो गए। यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है, यहाँ पे और कुछ आएगा, वो हम अभी आगे कवर करेंगे, क्योंकि आगे भी हमने इस चीज़ को कवर किया। तो ऋग्वेदिक काल में पशु के देवता जो थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। कौन से देवता थे वो मैं आपको बता दूंगा आगे, कौन से देवता थे वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अब ऋग्वेदिक काल के देवता तथा ऋग्वेदिक काल की देवियाँ, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कवर करते जाइए। सबसे पहले जो आपको बताना था उसको कवर करिए। ये देखिए, यहाँ पे जो आएगा पूषक आएगा, ठीक है, पूषक देवता थे, ठीक है, उस चीज़ को आप देखिए, पूषक देवता थे। अब आगे ऋग्वेदिक देवता में ये वाले पूषण थे, वो वहाँ पे हमने कवर करना था, शायद मिस प्रिंट हो गई, नहीं हो जाएंगी। तो देखिए, घो, इन्हें आकाश का देवता माना गया है, ठीक है, घो आकाश का देवता माना गया है। उस टाइम आर्य समाज में ये सब देवी देवताएं थे। तो कौन से मेल देवता, कौन से फीमेल देवियाँ, तो इनको कवर करेंगे। पर्जन्य, वर्षा का देवता। सूर्य, आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता। उषा, प्रगति का देवता। अश्वनी, विपत्तियों को हराने वाला देवता, यानी मुसीबतों को हराने वाला देवता। पूषक,
पशुओं का देवता, ठीक है, पशुओं के देवता ये थे। जो मिस प्रिंटिंग यहाँ पे हुई उसी चीज़ को है, यहाँ पे आया था पशुर देव, यहाँ पे आना थी वो चीज़, ठीक है। कौन सी? पुषण देवता यहाँ पे आना था, जो कि ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे आना था पुषण, तो ये पशुओं के देवता थे ऋग्वेदिक काल में। आगे मित्र, प्रकाश का देवता। मित्र क्या है? प्रकाश का देवता। विष्णु पालन करता। आगे मरुद, आंधी तूफान के देवता, जो हमने पहले कवर कर लिया। आगे देवियाँ कौन कौन सी? सावित्री, सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। पृथ्वी, जगत की माता। सिंधु, नदी देवी। रात्रि, रात की देवी। दिशान, वनस्पति की देवी। आप, जल देवी। आगे सूर्य देवता की पुत्री। झला, आराधना की देवी। अर्यानी, वन देवी। तो ये तब थी देवियाँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।